औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज हमने देखना है कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं और इनकी कलर कोडिंग कैसे की जाती है। तो रेजिस्टेंस इज़ अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट में इस रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जिस कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं रेजिस्टर कहते हैं। और मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट्स में जो रजिस्टर यूज़ होते हैं वो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। और ये जो कार्बन रजिस्टर हैं ये कार्बन पाउडर को बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिक्स करके उसको जो है वो बेक किया जाता है और फिर उसमें से जो है वो दो टर्मिनल्स बाहर निकाल दिए जाते हैं ताकि उसको कनेक्शन किया जा सके उसका। फिर उसके बाद ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, यानी जो 1 ओम से भी लेस वैल्यू से लेके जो है वो सेवरल मिलियन ओम तक इनको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इनकी जो रेटिंग है, जो पावर रेटिंग है इनकी, वो इनके फिज़िकल साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। फिज़िकल साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, यानी एक जो लार्जर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हीट को डेसिपेट कर सकता है बनिस्बत एक छोटे रजिस्टर के। तो इनकी इसके बाद हम कलर कोडिंग देखते हैं कि हमें जो रजिस्टर है इसकी कलर कोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सिंपली जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर जो है ओहम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि इनके साइज़ बहुत छोटे होते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बॉडी के ऊपर प्रिंट कर देंगे तो उसको देखने के लिए हमें मैग्नीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक ऐसी टेक्निक यूज़ की गई है कि जिसमें हम उसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट कलर जो है वो प्रिंट कर देते हैं और हर कलर एक डिजिट को शो कर रहा होता है और पूरे जो कलर्स के कॉम्बिनेशन से एक वैल्यू बनती है जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। जिस तरह से यहाँ पे आप एक पिक्चर में ये एक रजिस्टर बना हुआ है और इसके जो 4 बैंड हैं A, B, C और D 4 बैंड हैं और ये इसकी वायर्स हैं जो एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। और इसमें जो कलर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। अब ये जो मार्केट में हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं ये 4 बैंड भी आते हैं, 5 बैंड भी आते हैं और 6 बैंड रजिस्टर भी आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जो कलर कोडिंग हम कैसे करते हैं। अब ये जो 4 बैंड रजिस्टर है इसमें जो चौथा बैंड है ये टॉलरेंस को शो करता है, चौथा बैंड टॉलरेंस को शो करता है। तीसरा जो बैंड होता है ये मल्टीप्लायर होता है और जो दूसरा बैंड होता है वो दूसरे डिजिट को शो करता है और पहला जो बैंड है वो पहले डिजिट को शो करता है। इसी तरह से 5 बैंड रजिस्टर में ये होता है कि 5वां जो बैंड होता है वो टॉलरेंस को शो करता है, चौथा जो है वो मल्टीप्लायर को शो करता है। इसी तरह से जो है तीसरा, दूसरा और पहला जो है पहले, दूसरे और तीसरे डिजिट को शो करते हैं। इसी तरह जो 6 बैंड रजिस्टर है उसमें जो छठा बैंड होता है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को शो कर रहा होता है। छठा बैंड जो है किसको शो करता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को। ये आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि 6 बैंड रजिस्टर में छठा बैंड किसको शो करता है, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट को शो करता है। बाकी इसी तरह से जो है वो 5वां बैंड टॉलरेंस को शो करता है, चौथा जो है वो मल्टीप्लायर को शो करता है और पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो पहले डिजिट, दूसरे डिजिट और तीसरे डिजिट को शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो कलर कोडिंग की जाती है उसमें वो डिफरेंट जो कलर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ हैं और उनकी जो है वो टॉलरेंस कितनी है। तो सबसे पहले जो कलर है वो ब्लैक है और ब्लैक का जो नंबर है वो क्या है, 0 है और इसका मल्टीप्लायर में आएगा तो वो उसको लिखेंगे 10 की रेज़ पावर 0 और टॉलरेंस इसकी 0। फिर उसके बाद दूसरा कलर ब्राउन है, ब्राउन का डिजिट 1 है और इसको हम 10 की रेज़ पावर 1 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लायर में और इसकी जो टॉलरेंस होती है वो 1 होती है, 1% होती है। इसी तरह से तीसरा जो है वो रेड है और इसको 2 से शो करते हैं और जो इसका मल्टीप्लायर है वो 10 रेज़ पावर 2 है और इसकी जो टॉलरेंस है वो क्या है, 2% है। इसी तरह से ऑरेंज है, इसको ऑरेंज 3 से और 10 की रेज़ पावर 3 और 3% इसकी क्या है, टॉलरेंस है। इसी तरह येलो 4, 10 की रेज़ पावर 4 और 4% इसकी क्या होती है, टॉलरेंस होती है।
और उसके बाद है ग्रीन 5 के लिए ग्रीन यूज़ करेंगे और इसको लिखेंगे 10 की रेज़ पावर 5। और इसी तरह से ब्लू है, ब्लू को 6 और 10 की रेज़ पावर 6। वायलेट 7 और 10 की रेज़ पावर 7। ग्रे 8 और 10 की रेज़ पावर 8। वाइट 9 और 10 की रेज़ पावर 9। और इस तरह से जो हमारे पास टॉलरेंस बैंड में हमारे पास या तो गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या कोई कलर नहीं होगा। तो गोल्ड होगा तो हम ±5%। अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस ये है, आपको पता है कि चूंकि जो रेजिस्टिव मटेरियल हैं वो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और जब करंट जब पास होता है किसी भी रेजिस्टर से तो उसका जो टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी थोड़ी बहुत क्या करती है, अप डाउन होती है। तो वो जितनी अप डाउन होती है वो परसेंटेज ये जो टॉलरेंस बैंड है ये शो कर रहा होता है। और इसमें गोल्ड जो है वो गोल्ड हो अगर तो वो ±5% की वेरिएशन होगी, सिल्वर होगा तो ±10% की वेरिएशन होगी। और इसी तरह से अगर कोई बैंड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ±20% की वेरिएशन होगी। अब ये जो कलर्स हैं इनको याद रखने का एक तरीका ये है कि BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेया, जर्मनी, वेस्ट, या इसको जिस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कर लें। और ये यहाँ से आप देख लें कि ये हर एक कलर का ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और इनको आप मार्क करके आप इसकी जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है, 4 बैंड रजिस्टर है, जिसमें जो उसका पहला बैंड है वो ब्राउन है, दूसरा रेड है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा जो है वो गोल्ड है। अब हम इसको जो है वो लिखते हैं कि किस तरह से। आप देखें पहला है ब्राउन, तो पहला जो बैंड होता है पहले डिजिट को शो कर रहा होता है, तो हम लिखेंगे ब्राउन देखेंगे किसके इक्वल होता है, ब्राउन होता है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। फिर उसके बाद दूसरा रेड को देखेंगे किसके इक्वल होता है, दूसरा तो ये 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2। और 4 बैंड रजिस्टर में जो तीसरा बैंड होता है वो किसको शो कर रहा होता है, मल्टीप्लायर को। तो अब हम देखते हैं ये तीसरा जो बैंड है ये है ऑरेंज, तो ऑरेंज कितना है, ऑरेंज है 3, और इसका जो मल्टीप्लायर है कितना है, 10 की रेज़ पावर 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 3। और चौथा बैंड है जो है वो गोल्ड है, तो गोल्ड का आपको पता है कि ये कितना होता है, ±5%, तो यहाँ पे ±5% लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे हम 12 और 10 की रेज़ पावर 3 को किलो ओहम और ±5%, यानी इस 12 का जो है 5% निकालेंगे आप और उसको एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की रेंज आ जाएगी कि इससे इस तक जो है इस रेंज से इस रेंज तक जो है वो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आपको पता है कि मेटालिक कंडक्टर्स में हमने देखा था कि जितनी रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं, जितना टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, उतनी साथ साथ उसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ उसका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जिस तरह से ये देखें कि सपोज ये हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसकी 0 डिग्री के ऊपर जो है वो कोई भी मेटालिक कंडक्टर है जिसकी जो 0 डिग्री के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये इसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब ये टेम्परेचर T1 होगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। और अब हम देखते हैं कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस यानी R1 माइनस R0, ये टोटल हमारे पास R1 है और ये R0 है, तो ये R1 माइनस R0 करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये आएगा हमारे पास। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 के, यानी ये जो इनका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है R1 माइनस R0, तो ये ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ये वाली रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ये वाली चेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि R1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। और फिर दूसरा ये है कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर के, यानी जितना ये टेम्परेचर सपोज यहाँ से टेम्परेचर को हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो आप यहाँ से देखें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस का पोर्शन है ये क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा या यहाँ पे ले जाएंगे तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस का यहाँ पे अगर T1 यहाँ पे है तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, राइज इन टेम्परेचर के या चेंज इन टेम्परेचर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन करें अगर तो ये R1 इनके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों जो है वो क्या है, सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिख लें R1 माइनस R2 और प्रोपोर्शनल टू R0 T1। तो यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट लिखेंगे अल्फा R0 T1। अब यहाँ से ये जो अल्फा क्या है, अल्फा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इस अल्फा को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और अब यहाँ से इसी इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो R1 यहाँ से निकालें तो ये R0 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो R0 प्लस अल्फा R0 T1, तो ये यहाँ से R0 कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर अल्फा निकालें तो किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा निकालेंगे यहाँ से, सपोज यहाँ से अल्फा इस इक्वेशन से अल्फा निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R0 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा R0 इंटू T1। अब अल्फा को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ये R1 माइनस R0 क्या है, राइज इन टेम्परेचर, और ये R0 क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, सॉरी R1 माइनस R0 क्या है, राइज इन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या राइज इन रेजिस्टेंस, और R0 क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और T1 क्या है, डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसका मतलब ये है कि अब ये जो अल्फा है ये क्या डिनोट कर रहा होता है, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 20 डिग्री के ऊपर उसका होता है 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका जो अल्फा है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप 20 से 21 करेंगे टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री राइज होगा या 0 डिग्री के ऊपर है अगर, तो 1 डिग्री के ऊपर जाके वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बढ़ जाएगी, 0 पॉइंट, जितना उसका अल्फा है उसके बराबर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, 1.004 ओम हो जाएगी। अब इसी तरह से सपोज जो अगर हम इसकी यूनिट निकालें यहाँ से कि अल्फा की यूनिट क्या आती है, तो RT माइनस R0 दोनों रेजिस्टेंसेस हैं तो ओम आ जाएगा पर ओम और फिर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओम और ओम कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कह लेंगे कि पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी क्या है, यूनिट है किसकी, अल्फा की, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो यूनिट है वो क्या है, अल्फा, अल्फा की जो यूनिट है वो क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर सपोज करें कि वहाँ पे तो हमने जो है वो एक टेम्परेचर 0 लिया था, यहाँ पे टेम्परेचर 0 लिया था, तो ये वाली इक्वेशन आई थी R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। तो दूसरा टेम्परेचर, अगर पहला टेम्परेचर कोई हो T1 और दूसरा टेम्परेचर T2 हो, तो ये जो राइजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये वाली इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी कि R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, इस तरह से आ जाएगी। फिर उसके बाद है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं कि जो ओम लॉ को ओबे करते हैं, यानी जिनमें I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी जिनमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। और जो VI ग्राफ जो होता है जिनका स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास हो उसको क्या कहते हैं, जो है वो ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो मिली एम्पेयर में करंट है और वोल्ट VI ग्राफ एक बना हुआ है, एक 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के लिए। तो 1 ओम के लिए ये ग्राफ आ जाएगा और 2 ओम के लिए ये हो जाएगा। अब देखें 5 वोल्ट के ऊपर जो 1 ओम की रजिस्टेंस है उसमें से 5 एम्पेयर करंट गुजर 5 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, और 10 वोल्ट के ऊपर जो है वो इसमें से कितना गुजर रहा है,
10 वोल्ट के ऊपर इसमें से 10 मिली एम्पेयर जो है वो करंट पास हो रहा है। जबकि 2 किलो ओम रजिस्टर के लिए देखें यहाँ पे तो जो है वो 5 वोल्ट के लिए जो है वो 2.5 और 10 वोल्ट के लिए जो है कितना हो जाएगा 5 होगा। फिर इसी तरह से नॉन ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक मटेरियल्स या कंडक्टर्स कौन से होते हैं कि जो ओम लॉ को ओबे नहीं करते, यानी जिनमें वी आई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उनको क्या कहते हैं ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जिस तरह से जितने भी जो ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, उनका जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, लिहाजा उनको जो है क्या कहेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस कहेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो 1 मिली एम्पेयर और रेजिस्टेंस ग्राफ एम्पेयर और ओम के दरमियान जो ग्राफ ड्रा किया गया है और यहाँ पे वोल्टेज को क्या किया गया है कांस्टेंट रखा गया है। तो देखें 1 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो 10 वोल्ट के ऊपर जो है 10 एम्पेयर, इसी तरह से 10 वोल्ट के ऊपर जो है वो 10 वोल्ट क्योंकि हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो 2 किलो ओम की जो है वो 5 ओम। इसी तरह से जो जो रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं ये जो इसका टेम्परेचर सॉरी इसका जो करंट है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। तो ऐसे मटेरियल के जिनमें जो वी आई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना हो या स्ट्रेट लाइन ना हो या जो ओम लॉ को ओबे ना करें उनको क्या कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं या नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक पावर, सिंपली जो पावर होती है वो क्या होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे जो चूँकि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या आ जाएगी द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं और दूसरे किसी ना किसी फॉर्म में उसको क्या करते हैं चेंज करते हैं। जैसे हीटर हम यूज़ करते हैं तो हीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहे होते हैं उसमें हीट में चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह से बल्ब जो है वो लेते हैं तो वो बल्ब जो है वो लाइट में चेंज कर रहे होते हैं। तो जितनी वो एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं जिस रेट के साथ तो वो उसकी क्या कहलाती है पावर कहलाती है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई रजिस्टर आर है और ये ए से बी पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है और क्यू चार्ज जो मूव कर रहा है ए से बी की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो देन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर जो होती है पी ये होती है डब्ल्यू ओवर टी के बराबर होती है, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो एनर्जी पर टाइम जो है वो क्या हो गई पावर हो गई। तो अब हमें पता है कि W किसके बराबर होता है V हमारे पास बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W ओवर Q। तो यहाँ से W निकालें तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QV। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें W की जगह पुट करें तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू QV ओवर T। तो यहाँ से Q की जगह उसकी वैल्यू पुट करें IT। Q किसके बराबर होता है IT के बराबर होता है। तो ये T और ये T कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी VI के बराबर या VI जॉल पर सेकंड या फिर इसको क्या कहते हैं जॉल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं। फिर इसी तरह से ये अभी आपके पास इलेक्ट्रिक पावर VI वाट्स आ गई। फिर अब आपको पता है कि I किसके बराबर होता है V किसके बराबर होता है IR के बराबर होता है। तो यहाँ पे IR पुट करेंगे V की जगह तो ये I और ये I मल्टीप्लाई होंगे तो I स्क्वायर R आ जाएगा ये वाट्स। फिर इसी तरह से I आपको पता है कि किसके बराबर होता है V ओवर R के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास है V और V मल्टीप्लाई होंगे तो V स्क्वायर ओवर R आ जाएगा। इसी तरह से फिर यूनिट इसकी देख लेते हैं। यूनिट P इज इक्वल टू VI के बराबर होता है P इज इक्वल टू VI होता है। तो V की यूनिट जो है वोल्ट है और I की यूनिट एम्पेयर है। तो वोल्ट एम्पेयर भी इसकी यूनिट है या इसको वाट भी कहते हैं। तो कितनी जो पावर 1 वाट की इक्वल होगी कि अगर किसी भी अप्लायंसेस में से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा और उसमें उसका जो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का हो तो देन उसकी जो पावर है वो क्या होगी 1 वाट होगी। तो इसकी जो पावर की जो बड़ी यूनिट जो यूज़ हो रही है वो किलोवाट क्या 1 किलोवाट होता है 1000 वाट या 1 मेगावाट। मेगावाट में भी इसको करते हैं। बड़े जो सब स्टेशन हैं उनकी जो हम रेटिंग लेते हैं वो मेगावाट में लेते हैं। तो मेगावाट जो है वो 10 की रेज़ पावर 3 किलोवाट या 10 की रेज़ पावर 6 वाट भी इसको कह सकते हैं।
फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है कि कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन मेंटेनिंग करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो अब सिंपली जो है वो क्या होगा कि यहाँ से देख लें कि पावर होती है हमारे पास W/T। तो यहाँ से W क्या है, एनर्जी है, तो यहाँ से एनर्जी निकालें तो एनर्जी आ जाएगी PT के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, P हमने VI के बराबर निकाला तो ये एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी VIT के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद P हमने निकाला था I²R, तो यहाँ पे I²R पुट करें तो I²RT आ जाएगा। और फिर इसी तरह से P हमने निकाला था V²/R, तो V²/R पुट करें तो V²/R इंटू T आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसकी जो यूनिट है VIT की, पावर की यूनिट और इंटू टाइम की यूनिट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होती है इसको क्या कहते हैं, वाट सेकंड भी कहते हैं, वाट सेकंड भी कहते हैं। अगर जो है वो 1 वाट पावर यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रही हो कोई डिवाइस 1 सेकंड में, तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वाट सेकंड होगी या 1 जूल होगी। फिर इसी तरह से इसकी जो कमर्शियल यूनिट जो यूज़ होती है, जिसके ऊपर जो है वो वापडा जो है वो हमें चार्ज करता है, उसको कहते हैं किलोवाट हावर कहते हैं, या फिर उसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी उसको कहते हैं BOT। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट, तो यानी पावर इन किलोवाट और टाइम इन आवर्स। सपोज आपने अपने घर की या किसी भी उसका बिल अगर आपने निकालना है, तो आपने क्या करना है कि सिंपली आपकी जो रेटिंग्स हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उनकी पावर आप देख लें कि कितने वाट बन रही है, कितने किलोवाट बन रही है, और जितने टाइम के लिए वो चलती हैं उसके साथ आप जितने घंटे वो चलेंगी उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएंगी। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट, 2 किलोवाट आवर का मतलब है 2 यूनिट्स। तो ये इस तरह से वो क्या करते हैं, यूनिट्स निकालते हैं। फिर इसी तरह से अगर आपके घर का मीटर अगर ख़राब है, आपका पता नहीं चल रहा कि ये सही यूनिट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। आप क्या करें कि एक कोई 1000 वाट की कोई चीज़ आप चलाएं, 1 घंटे के लिए चलाएं आप, तो अगर वो 1 यूनिट ले रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मीटर सही है। अगर 1 से ज़्यादा या 1 से कम दे रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपका मीटर क्या है, ख़राब है। फिर उसके बाद यही फार्मूले यहाँ पे इसने नीचे दिए हुए हैं कि जो हमने ऊपर पढ़े हैं, तो इन फार्मूलों को यूज़ करके हम डिफरेंट जगहों पे जो कहीं करंट निकाल सकते हैं, कहीं रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कहीं पावर निकाल सकते हैं, कहीं एनर्जी निकाल सकते हैं। डिफरेंट जो है वो तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी जो टॉपिक है इसका है वो है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स हैं वो 3 तरह के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स और तीसरे होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स सबसे पहले देख लेते हैं। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या करती है, पास करती है। और वो क्यों पास करती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, चूँकि आपको पता है कि जो कंडक्टर्स के जो एटम होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो अपने पेरेंट एटम से क्या करते हैं, इस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक आप क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जबकि जो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, अब इनकी जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में आपको पता है कि मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं और इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। अब देखें टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव का क्या मतलब है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव का मतलब ये है कि इनमें जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब ये क्यों बढ़ती है, ये इसलिए बढ़ती है कि जब आपको पता है कि जो कंडक्टर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम्स होते हैं और उनके आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन्स होते हैं। जब उसका जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। जब आप एनर्जी देंगे तो जो एटम्स हैं, पेरेंट एटम्स हैं, जिनमें से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं।
जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का जो कोलिजन है वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो है वो जो जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे इतनी वो कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी और उसकी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। जैसे ये रेजिस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ है तो ये कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ आपका ये जो लाइन शो कर रही है ये किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। यानी जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इतनी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी जीरो कोएफिशिएंट। अब जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स को हम ऐसे मटेरियल से बनाना चाहते हैं कि जिनका को टेम्परेचर, चूँकि रजिस्टर हम चाहते हैं कि उनकी वैल्यू चेंज ना हो, जब टेम्परेचर बढ़े तो उनकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम ऐसे मटेरियल से बनाना चाहते हैं कि जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो, मिनिमम हो, यानी ज़ीरो के इक्वल हो। ज़ीरो तो नहीं हो सकता लेकिन ज़ीरो के इक्वल हो, यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो। तो दूसरे जो मटेरियल है हमारे पास वो हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं कि जिनमें जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है। और इनमें आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, और इनमें जो कंडक्शन होती है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। और इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इनमें जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ती है, बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की तादाद बढ़ती है और इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी तरह से इनकी जो कंडक्टिविटीज़ हैं या रजिस्टिविटीज़ हैं वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान में होती हैं इनकी वैल्यूज़। फिर उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। अब ये क्यों नहीं पास होने देते? इसलिए नहीं पास होने देते कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकें। और इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव का मतलब क्या है कि जितना इनका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इनकी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी वजह यह है कि क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका मतलब है कि एटम्स को आप क्या कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। और उनके जो एटम्स को जब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो आउटर मोस्ट शेल से एस्केप कर जाएं तो वो कुछ ना कुछ जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे उनकी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जो इंसुलेटर्स हैं हम उनको जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इंसुलेशन मटेरियल में यूज़ करते हैं। और जिस तरह पीवीसी हो गया, XLP हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंसुलेटर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, बैकलाइट हो गया, ये सारे उसमें यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी जिस तरह क्रिस्टल डायोड हो गए, जो है ट्रांजिस्टर्स हो गए, इनको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मेरा इसके जो MCQs हैं उनके ऊपर होगा। तो आज ही हमने इसकी जो थ्योरी है तकरीबन पहले चैप्टर की वो ब्रीफली जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।